नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा और आप देख रहे हैं बिहान इंडिया का राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा कार्यक्रम पॉलिटिकल बैठका। इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश कुमार जी। जब आरजेडी के पूरे चुनाव प्रचार को देखेंगे, उनकी पूरी स्ट्रेटजी को हम देखेंगे, तो एक चीज और भी है, सब कुछ जो है हमेशा फेवर में नहीं रहा। कुछ चीजें ऐसी रही जिसकी तीखी आलोचनाएं हुई हैं। खासकर ये तीखी आलोचना करने वाले लोग उनके अपने भी रहे और विरोधी भी रहे। ये उनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है और उनका मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। मैं लेकिन दो चीजों की ओर आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक कि मुसलमानों एमवाई जो समीकरण मानी जाती थी, उसमें मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत कम हुआ। मात्र 2 टिकट आरजेडी की तरफ से दिया गया मुस्लिम कैंडिडेट को। टोटल अपने जो भी मिले हुए थे उनको 23 सीटें या 26 सीटें, जिसमें से 3 सीटें दे दी गई वीआईपी को। इसको लेके इनके अपने पार्टी के लोगों ने रिजाइन किया और एआईएमआईएम ने भी इस पे हमला बोला कि मेरा जो परसेंटेज है, मेरा जो अधिकार है, वो पूरा नहीं किया गया है। तो एक सवाल ये। दूसरा सवाल कि इसी से जुड़ा हुआ एक तथ्य ये कि बाद में अंतिम क्षणों में, चुनाव शुरू होने के अंतिम क्षणों में मुकेश सहनी को जोड़ लिया गया और उससे जो है तकरीबन 9% जो वोट माने जाते हैं, उनके आधार वोट माने जाते हैं, उनको लिया गया और जिस तरीके से उनको कुशवाहा समाज को टिकट दिया गया। शुरू में तो यही कहा गया, मैंने आपसे पूछा भी यही सवाल कि क्या, और इसके साथ साथ कुछ 3 चीजें ऐसी भी, एक और आलोचना हुई खासकर 3 सीटों पे, बेगूसराय को लेके, पूर्णिया को लेके और खासकर सिवान को लेके। तो ये अब जब चुनाव अंतिम दौर की ओर जा रहा है, तो क्या ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का सवाल, बेगूसराय, पूर्णिया और सिवान का जो सवाल रहा, ये सवाल आरजेडी को किस हद तक प्रभावित कर पाए हैं या प्रभावित नहीं कर पाए हैं, तो उसके क्या कारण है? एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर के जो भी चर्चा हो रही है, बड़े सही तरीके से चर्चा हो रही है। मुस्लिमों का अंडर रिप्रेजेंटेशन मेरे लिए भी चिंता का विषय है। पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस मेरे लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन अगर रियल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में देखें, तो रियल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में आपको भाजपा विरोधी दलों की दुविधा को भी आपको समझना होगा और आज की पॉलिटिकल रियलिटी को भी समझना होगा। अगर गैर भाजपा दलों के द्वारा मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया जाता, विशेष करके गैर भाजपा विरोधी गठबंधन के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में बड़ी आसानी से भाजपा हिंदू बनाम मुस्लिम के कार्ड को खेल सकती है। दूसरी, विरोधी दलों पर बड़ी आसानी से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का आरोप लगा सकती है। तीसरी चीज, बड़ी आसानी से लोकल लेवल पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है सोसाइटी के साथ साथ वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके कम्युनलाइजेशन की दिशा में पहल कर सकती है और ऐसी स्थिति में विनेबिलिटी अपने आप नीचे चली जाएगी। महागठबंधन को देखें तो 2020 का जो विधानसभा चुनाव है, माना जा रहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें थी करीब करीब 30, वहां पर जो चुनाव परिणाम रहे वो ह्यूजली एनडीए के पक्ष में रहे, जबकि वो इक्वेशन जस्ट पलट दीजिए तो राजद के पक्ष में जाना था, महागठबंधन के पक्ष में जाना था। लेकिन समस्या वहां पर यह आई कि जहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट थे वहां पर राजद का माय समीकरण ब्रेक करता है। वहां पर यादव के रूप में वोट करने की बजाय यादव हिंदू के रूप में वोट करते हैं और उन्होंने जम करके भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट किया और उसका परिणाम यह रहा कि जो निर्णायक बढ़त एनडीए को मिली वो मिथिलांचल क्षेत्र में मिली, जिसकी शायद एनडीए को भी उम्मीद नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में आज की जो पॉलिटिकल रियलिटी है, आज की जो सोशल रियलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए, विनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और यहां तक कि मुस्लिम इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस अंडर रिप्रेजेंटेशन को हमें कड़वी गोली के रूप में स्वीकार करना होगा। नंबर 2, आपने बेगूसराय, सिवान और पूर्णिया के मसले को उठाया। यहां पर मैं कहना चाहूंगा, पूर्णिया को लेकर के आपकी जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं से मैं भी सहमत हूं और निश्चित तौर पर अगर राजद ने पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए स्पेस क्रिएट किया होता तो मैं सीमांचल की जितनी संसदीय सीटें हैं वहां पर
इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की स्थिति शायद और ज्यादा मजबूत होती, उनके प्रोस्पेक्ट और ज्यादा बेहतर होती। लेकिन पप्पू यादव की उम्मीदवारी के मसले पर राजद ने जिद ठानकर अपना दोहरा नुकसान किया। संसदीय चुनावों में सीमांचल क्षेत्र में उसने अपनी संभावनाओं को न केवल डेंट किया, बल्कि गहराई से अगर विचार करें तो इसने महागठबंधन के अंदर का जो समीकरण है, कांग्रेस और राजद का समीकरण, उस समीकरण को भी इसने प्रतिकूलता प्रभावित किया है और इसका असर आपको अगले विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिल सकता है। राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा चल रही है, शायद वही नाराजगी है कि राहुल या प्रियंका इनमें से किसी ने भी बिहार की ओर रुख करने से परहेज किया है। जहां तक सिवान की बात है, तो सिवान में हिना साहब के लिए राजद ने स्पेस क्रिएट किया, लेकिन जिस पॉलिटिकल रियलिटी की बात कर रहा था, कुछ पॉलिटिकल रियलिटी वहां पर हिना साहब के लिए भी थी, क्योंकि शहाबुद्दीन के वोट बैंक को देखें तो मुस्लिम और सवर्णों का जो इक्वेशन था, वे सवर्ण आज जितना भाजपा और एनडीए दलों के साथ कंफर्टेबल फील करते, उतनी ही उन सवर्णों में एनिमिटी राजद के प्रति आपको दिखाई पड़ेगी। कहीं न कहीं हिना साहब के पास इस बात का फीडबैक था कि उन्हें सवर्णों का वह समर्थन नहीं मिल सकता जो समर्थन राजद से अलग होकर लड़ने में मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे जो 23 सीटें राजद के खाते में गई थी, राजद ने 22 पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। 23वें सीट जो सिवान की सीट थी, उस पर अगले 3 दिनों तक इंतजार किया, जब हिना साहब ने जो क्लियर कट मैसेज दिया, तब वहां पर अवध बिहारी चौधरी को राजद का उम्मीदवार बनाया गया। रही बेगूसराय की बात, तो मेरी अपनी समझ कहती है कि बेगूसराय में निर्णय वही होना चाहिए जो बेगूसराय में निर्णय हुआ। अगर नहीं होता तो आज बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय की जीत की जो संभावना नजर आ रही है, जो एक अवधेश राय के पक्ष में है, अगर वह लड़ाई गिरिराज बनाम कन्हैया की होती तो उस लड़ाई में शायद राशि एक बार फिर से कन्हैया पर भारी पड़ती। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।